नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश रावल डूंगरपुर राजस्थान से। तो हमने पहले अपने कोर्स का एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दी है, वो है न्यूट्रिशन। और आज हम दूसरी सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, वो है एलपीएम। ठीक है, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने जो पहली सब्जेक्ट जो पढ़ाई थी, तब भी मैंने यही बात बोला था स्टार्टिंग में कि वेटरनरी फील्ड से जुड़े हुए जितने भी जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो राजस्थान से हो या राजस्थान के बाहर हो, वो ये क्लास ले सकते हैं। क्योंकि ये टोटल जितना भी जो लाइव स्टॉक में जितना भी बेसिक रहेगा वो है, यानी कि इसमें टोटल हम बेसिक सब्जेक्ट से चालू करेंगे। जिसको अगर कोई विद्यार्थी एचडीपी का डिप्लोमा कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, या किसी के जो एचडीपी का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो, कॉलेज जिसकी कंप्लीट हो गई है, और कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए भी ये कारगर रहेगा। ठीक है। और मैंने जो मेरी एजुकेशन पूरी की है वो की मैंने भरतपुर से। ठीक है। और मेरे आगे की पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ वो दिल्ली में रह के मैं आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी की जो मेरे जितना भी मेरा अनुभव है, जितने भी मैंने पढ़ा है, जिन जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, वो मेरे हिसाब से मैं फिर आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और उसमें अगर कोई भी कमी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं जितना हो सका उतना मैं आपको देने की, यानी कि आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अगर मतलब मान लो अपना आज का अपने कोर्स का जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। इससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दी है जो कि न्यूट्रिशन। ठीक है। यानी कि ये पढ़ाने से पहले न्यूट्रिशन के जितने भी जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है। वो भी न्यूट्रिशन भी एकदम बेसिक से स्टार्ट की थी, और जो मैनेजमेंट यानी कि एलपीएम हम स्टार्ट करेंगे वो भी एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, पहली परिभाषा हमारे पास पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक। पहली हमारे पास परिभाषा है कि पशुधन या फिर लाइव स्टॉक हम किसे कहेंगे। ठीक है। तो पशुधन हम उसे कहेंगे कि ऐसे जानवर जो पालतू भी है और जानवर की कैटेगरी में भी आते हैं और उनसे आय भी प्राप्त होती है, ऐसी जानवर को हम पशुधन में गिनेंगे। यानी कि ऐसे पालतू जानवर, वो पालतू जानवर एक तो पालतू जानवर होना चाहिए और उससे आय भी प्राप्त होनी चाहिए, उसे हम पशुधन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें आय प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से इसमें आय किस रूप से हमें प्राप्त हो सकती है। तो पहला तो रहेगा, या तो उससे दूध प्राप्त हो, या मांस प्राप्त हो, या ऊन प्राप्त हो, या चमड़ा प्राप्त हो, या फिर बोझा ढोने में हम उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है। अब आय के स्रोत किस प्रकार हो सकते हैं, तो आय के स्रोत चाहे वो दूध हो सकता है, मांस हो सकता है, या फिर ऊन। ठीक है। या फिर बोझा ढोने में। ठीक है। दूध, मांस, ऊन, बोझा ढोने और एक चमड़ा। ठीक है। इस प्रकार से
जो पालतू जानवर है उनसे हमें दूध प्राप्त हो, मांस, ऊन, चमड़ा और बोझा ढोने के रूप में हम जिस पालतू जानवर का उपयोग कर सकते हैं वो हम पशुधन की श्रेणी में लाएंगे, जिससे हमें आय प्राप्त होती हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे, एग्जाम्पल यानी कि कौन कौन से पशुधन की श्रेणी में आएंगे। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, याक, मिथुन, फिर घोड़ा, गधा, खच्चर। ठीक है, यानी कि ये जो है ऐसे पशु है जिनसे जो पालतू भी है और जिनसे हमें आय भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और जो पालतू जानवर, एक आ रहा है पालतू जानवर यानी कि जिसे हम पाल रहे। अब देख लो, कुत्ता बिल्ली भी हम पाल रहे हैं। ठीक है, अब कुत्ता बिल्ली और खरगोश भी पाल रहे, उनसे हमें किसी भी प्रकार से आय प्राप्त नहीं हो रही। तो हम क्या लिखेंगे कि कुत्ता, बिल्ली और खरगोश पालतू जानवर तो है, पर हमें किसी भी प्रकार से उससे आय प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए उसे हम पशुधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो नॉट लिखेंगे एक कि पहला रहेगा कुत्ता, बिल्ली और खरगोश। ठीक है, ये पालतू जानवर तो है, पालतू जानवर तो है, पर इससे हमें किसी भी प्रकार से आय प्राप्त नहीं हो रही। इनसे हमें किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती। अतः इन्हें पशुधन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, पशुधन की श्रेणी में नहीं गिनते। ठीक है, यानी कि हम आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। ठीक है, उसमें हम पहले ही हमारी परिभाषा की पशुधन यानी कि जो लाइव स्टॉक है वो क्या होते हैं। तो लाइव स्टॉक ऐसे होते हैं यानी कि ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो, जैसे कि दूध, मांस, ऊन, चमड़ा और बोझा ढोने के रूप में हम उससे आय प्राप्त कर रहे हो। उनका उदाहरण देखें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, याक, मिथुन, घोड़ा, गधा, खच्चर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली और खरगोश ये तीनों पालतू जानवर तो है, पर हमें इनसे किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए इन्हें पशुधन की श्रेणी में नहीं गिनते। और एक आता है कि पोल्ट्री यानी कि मुर्गी, जिनसे हमें आय तो प्राप्त हो रही है, यानी कि अंडे के रूप में, अंडा है, मांस है, उनके रूप में हमें आय तो प्राप्त हो रही है, पर उनको वो पालतू जानवर नहीं है। ठीक है, वो मुर्गी पालतू तो है पर वो जानवर नहीं है, इसलिए मुर्गी को भी पशुधन की श्रेणी में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुर्गी एक प्रकार का पक्षी है, वो जानवर नहीं है। ठीक है, अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा पोल्ट्री। दूसरा रहेगा पोल्ट्री। अब पोल्ट्री किसे कहेंगे? तो पोल्ट्री में सिर्फ मुर्गी को पोल्ट्री नहीं कहेंगे, जितने भी पालतू पक्षी है, जैसे आ गया कबूतर आ गया, ईमू आ गया, बटेर आ गया, टर्की आ गया, बतख आ गया और मुर्गी, इन सभी को हम पोल्ट्री की कैटेगरी में ही रखेंगे। बाकी हम नॉर्मली मुर्गी पालन को ही पोल्ट्री फार्म हम कह देते हैं, यानी कि मुर्गी फार्म अगर खोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि पोल्ट्री फार्म खोला है।
पर ये बात गलत है, क्योंकि सिर्फ मुर्गी या मुर्गे को हम पोल्ट्री नहीं बोल सकते। पोल्ट्री की श्रेणी में टोटल जितने भी हम पालतू पक्षी जो पालते हैं उनको हम पोल्ट्री की श्रेणी में लाते हैं, यानी कि पालतू पक्षियों की प्रजातियां को पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोल्ट्री किसे कहते हैं, तो पालतू पक्षियों की जितनी भी प्रजाति है उनको मिलाकर हम पोल्ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में आ गया चिकन। अब चिकन है तो चिकन में मुर्गा और मुर्गी दोनों आ जाएंगे, मुर्गा और मुर्गी। ठीक है, उसके बाद आ गया कबूतर, बतख, टर्की, ईमू, बटेर। ठीक है, यानी कि जितने भी हम पालतू पक्षी है, जितने भी हम पक्षियों को पालते हैं उनको पोल्ट्री की श्रेणी में रखेंगे। पोल्ट्री की श्रेणी में सिर्फ मुर्गी नहीं आएगी। ठीक है, हम पॉइंट लिखेंगे कि पोल्ट्री में मुख्यतः चिकन को ही हम, मतलब पोल्ट्री पालन में मुख्यतः चिकन को पाला जाता है और मुर्गी पालन को ही कई बार पोल्ट्री फार्म भी कह देते हैं। ठीक है, पोल्ट्री में क्योंकि जो हम पोल्ट्री में जिनको पालते हैं वो मेनली मुर्गा मुर्गी को ही पालते हैं, तो पोल्ट्री में मुख्यतः चिकन को, यानी कि मुर्गा मुर्गी को ही पाला जाता है, चिकन को पाला जाता है। इसलिए कई बार हम मुर्गी पालन को ही पोल्ट्री फार्मिंग कर देते हैं, को ही पोल्ट्री फार्मिंग कर देते हैं। ठीक है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो सिर्फ वो मुर्गी पालन की कैटेगरी में ही आएगा, उसको हम पोल्ट्री फार्म नहीं कह सकते, क्योंकि पोल्ट्री टोटल जितने भी पालतू पक्षी हैं उनको ही कहेंगे। तो ये बात सत्य, मतलब 100% हम सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि पोल्ट्री सिर्फ हम मुर्गी फार्म को ही पोल्ट्री फार्म हम नहीं कह सकते। ठीक है, और ठीक है, और एक दूसरा रहेगा कि जो पोल्ट्री रहती है जितनी प्रकार की, ये टोटल मुर्गियाँ पोल्ट्री पशुधन की श्रेणी में नहीं आती, पशुधन की श्रेणी में नहीं आती। इनसे हमें आय तो प्राप्त हो रही है, इनसे हमें आय तो प्राप्त होती है। ठीक है, अब किस किस प्रकार से आय प्राप्त हो रही है, तो अंडा और मांस के रूप में, अंडा और मांस के रूप में आय तो प्राप्त होती है, पर यह जानवर नहीं है, पर यह जानवर नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये एक प्रकार से पक्षी है। ठीक है, यानी कि आज हमने पढ़ा कि पशुधन किसे कहते हैं, यानी कि जो पालतू जानवर जिन्हें हम पालते हैं, जिनसे आय प्राप्त होती है, उनको पशुधन की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे हमें कोई आय प्राप्त होगी, जैसे कि दूध, मांस, ऊन, चमड़ा वगैरह प्राप्त होते हैं। और उनका उदाहरण पढ़ा, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, गधा, खच्चर, याक, मिथुन। ठीक है, और
हमने ये भी पढ़ा कि कुत्ता, बिल्ली और खरगोश को हम पशुधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पालतू जानवर तो है पर हमें उनसे किसी भी प्रकार से आय प्राप्त नहीं हो रही। और पोल्ट्री भी हम किसे बोलेंगे, यानी कि सभी पालतू पक्षियों, जिन भी पक्षियों को हम पालते टोटल को हम पोल्ट्री बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ मुर्गा मुर्गी या मुर्गी पालन को ही हम पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कह सकते। चिकन किसको बोलेंगे, मुर्गा और मुर्गी को चिकन बोलेंगे। कौन कौन से पक्षी हम पालते हैं, तो मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, बतख, टर्की, ईमू और बटेर। ठीक है, और मुख्यतः चिकन को पाला जाता है, इसलिए कई बार हम इसे मुर्गी पालन को ही पोल्ट्री फार्म कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, और पोल्ट्री जो है वो पशुधन की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इनसे आय तो प्राप्त हो रही है जैसे अंडे और मांस के रूप में, पर यह एक जानवर नहीं है क्योंकि यह पक्षी है। ठीक है, यानी कि अगर मुर्गी को गिने तो यह पशुधन की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि यह एक प्रकार से पालतू जानवर नहीं है, यह पक्षी है। इनसे आय तो प्राप्त हो रही है पर यह पालतू जानवर नहीं है। पशुधन की कैटेगरी में रखने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो वह पालतू जानवर होना चाहिए और उससे कोई भी आय प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो खोजा जाने वाला पालतू जानवर है। ठीक है, सबसे पहले खोजा जाने वाला पालतू जानवर यानी कि कौन सा है, तो वो कुत्ता है। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले खोजा गया था। और रुमंती जानवर में सबसे पहले किसको खोजा गया था, तो रुमंती जानवर में सबसे पहले बकरी को खोजा गया था या फिर पाला गया था। यानी सबसे पहले जो पाला जाने वाला रुमंती जानवर है वो बकरी है। और सबसे अंत में पाला जाने वाला अगर कोई जानवर है तो वो है घोड़ा। घोड़े को सबसे अंत में पाला गया। उसके बाद अगर देखें तो सबसे पहले जो पाले जाने वाला जो अगर पक्षी है तो वो है कबूतर। ठीक है, और मानव के द्वारा सबसे पहले भोजन के रूप में अगर किसी को खाया गया, भोजन के रूप में अगर ग्रहण किया गया तो वो है बोविडी फैमिली, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी को हम बोविडी फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला ही पॉइंट रहेगा सबसे पहले पाला गया जानवर। सबसे पहले पाला गया जानवर तो कौन सा है, वो कुत्ता। ठीक है, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो अधिकतर शिकारी थे, यानी शिकार पर जाते थे तो वो अपने साथ कुत्ते को साथ ले जाते थे, इसलिए सबसे पहले कुत्ता पाला गया था। ठीक है, चौथा सबसे पहले पाला जाने वाला रुमंती जानवर। सबसे पहले पाला जाने वाला रुमंती जानवर। अब रुमंती जानवर यानी कि जिसके अमाशय में 4 भाग होते हैं जिनमें रुमन पाया जाता है, उनको बोलेंगे हम रुमंती जानवर। तो वो कौन सा है, वो है बकरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे अंत में पाला जाने वाला जानवर। सबसे अंत में पाला जाने वाला जानवर, तो सबसे अंत में किसको पाला गया, तो वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़े को सबसे अंत में पाला गया। उसके बाद अगर देखेंगे कि सर्वप्रथम मनुष्य ने भोजन के रूप में किसको खाया। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण बोविडी फैमिली को किया गया। ठीक है, तो ये बात तो आ गई टोटल जानवरों की। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वप्रथम
पाला जाने वाला पक्षी। पक्षी, पाला जाने वाला पक्षी, तो वो है कबूतर, जिसे बोलते हैं हम पिगन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो पाला जाने वाला जानवर है वह है कुत्ता। और सबसे पहले रुमंथी जानवर में किसे पाला गया? तो सबसे पहले जो रुमंथी जानवर में पाला गया वो है बकरी, जिसके अमाशय के 4 चंबर हो, जिसमें रुमन पाया जाए, उसको बोलेंगे हम रुमंथी जानवर। और सबसे अंत में पाला जाने वाला जो जानवर है वह है घोड़ा। उसके बाद अगर सर्वप्रथम जो मनुष्य में जिस जानवर को खाने के रूप में अपनाया था वो है बोविडी फैमिली। बोविडी फैमिली यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी बोविडी फैमिली में आएंगे। और सबसे पहले जो पाला जाने वाला जो पक्षी है वो है कबूतर या फिर पिगन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पशुधन इकाई किसे कहते हैं। पशुधन इकाई यानी कि अगर हम स्लॉटर हाउस, यहाँ पर जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, अगर स्लॉटर हाउस में अगर जाए तो वहाँ पर पशुधन इकाई के हिसाब से कार्य होता है। ठीक है, अब पशुधन इकाई किसे कहते हैं, तो हम अगला पॉइंट है हमारा पशुधन इकाई, यानी कि लाइव स्टॉक यूनिट। तो लाइव स्टॉक यूनिट हम कब कहेंगे? तो एक गाय या भैंस हो, एक गाय या भैंस हो तो उसके हम पशुधन इकाई कहते हैं। और अगर दो सुअर को भी हम पशुधन इकाई के अंदर लाएंगे। उसके बाद 2 सुअर के बाद अगर हमारे पास 3 बछड़े हो, 3 बछड़े और 5 भेड़ या बकरी हो। ठीक है, यानी कि अब मान लो कि पशुधन इकाई हम किसे कहेंगे, यानी कि लाइव स्टॉक यूनिट किसे कहेंगे। एक गाय या भैंस को पशुधन इकाई कहेंगे, अगर 2 सुअर हो तो उसको भी पशुधन इकाई कहेंगे, अगर 3 सुअर हो तो उसको भी पशुधन इकाई कहेंगे, और 5 भेड़ या बकरी हो उसे भी हम पशुधन की श्रेणी में गिनेंगे। यानी कि एक पशुधन इकाई हम किसे कहेंगे, तो एक गाय को भी कहेंगे, एक भैंस को भी कहेंगे, अगर 2 सुअर हो तो उनको भी कहेंगे, 3 बछड़े हो यानी कि गाय या भैंस का बछड़ा, ठीक है, उसे भी हम पशुधन इकाई कहेंगे, और अगर 5 भेड़ या 5 बकरी हो तो उसे भी हम पशुधन इकाई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो जानवर है उनका वर्गीकरण किस प्रकार होगा। तो जानवरों का वर्गीकरण यानी किस किस प्रकार से जानवर पाए जाते हैं। अब मेनली ये हम जो वर्गीकरण करेंगे ये अमाशय के, एक तो अमाशय के भाग के हिसाब से करेंगे और दूसरा करेंगे जुगाली के हिसाब से, यानी कि कौन कौन सा जुगाली करता है। अमाशय के भाग यानी किस किस के अमाशय के कितने भाग होते हैं, अमाशय के भाग, और दूसरा जुगाली के हिसाब से, यानी कि कौन कौन सा जानवर जुगाली करेगा और कौन सा जुगाली नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम इंडेक्स, यहाँ पर ले लेंगे हम रुमंथी, आभासी रुमंथी और अरुमंथी। ठीक है, रुमंथी जानवर, आभासी रुमंथी, और अरुमंथी। ठीक है, रुमंथी यानी कि रूमिनेंट्स, आभासी रुमंथी यानी कि स्यूडो रूमिनेंट,
अरुमंती यानी कि नॉन रूमिनेंट्स। ठीक है, यानी किस प्रकार से बोलेंगे, ये रुमन की उपस्थिति के अनुसार हम रुमंती, आभासी रुमंती और अरुमंती कहेंगे। जिन किसी में रुमन पाया जाएगा उनको रुमंती की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर में क्या क्या पाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जुगाली के आधार पर हम देखेंगे जुगाली का जो रूमिनेशन, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा जानवर जुगाली करता है। तो रुमंती जानवर जुगाली करेगा, आभासी रुमंती भी जुगाली करेगा, और जो अरुमंती वो जुगाली नहीं करेगा। ठीक है, अब मेनली यूँ मान लो कि अभी हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है, तो रुमंती में गाय को हम उदाहरण लेके चलेंगे, आभासी रुमंती में ऊँट को लेके चलेंगे, और अरुमंती में घोड़े को लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि अभी सिर्फ मान लो हमारे पास उदाहरण नहीं है, तो जुगाली के हिसाब से तो रुमंती जानवर में जुगाली होगी, आभासी रुमंती में भी जुगाली होगी, और अरुमंती में जुगाली होगी। अब आप बोलोगे कि रुमंती और आभासी रुमंती में क्या फ़र्क है, दोनों में जुगाली तो हो रही है, तो आगे हम जो पढ़ेंगे उनमें फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि अमाशय के बाघ यानी किन किन जानवरों में अमाशय के कौन कौन से बाघ रहते हैं और कौन से नहीं रहते। रुमंती जानवर में अमाशय के 4 बाघ होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रुमंती जानवर है उनमें अमाशय के 4 बाघ होते हैं। पहला रहेगा रुमन, दूसरा रहेगा रेटिकुलम, तीसरा रहेगा ओमेजम, और चौथा रहेगा अबोमेजम। ठीक है, और अगर आभासी रुमंती में देखें तो इसमें अमाशय के 3 ही चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो रुमंती जानवर में तो अमाशय के 4 चैम्बर होते हैं या 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। और आभासी जो रुमंती रहते हैं उसमें सिर्फ अमाशय के 3 ही भाग रहेंगे। अब जुगाली तो हमने दोनों में लिखा है, तो जुगाली जो मेन, अगर कोई किसी जानवर में जुगाली होगी तो वो उसमें रुमन उपस्थित रहेगा। ठीक है, और जुगाली की शुरुआत ही रेटिकुलम से होती है, तो रेटिकुलम उपस्थित रहेगा, यानी कि ये रुमन तो उपस्थित रहेगा, रेटिकुलम भी उपस्थित रहेगा। और एबोमेजम यानी कि जो ट्रू स्टमक होता है, यानी कि जहाँ पर भोजन का पाचन होगा वो तो रहेगा ही। ठीक है, यानी कि ये 3 भाग आभासी रुमंती में पाए जाएंगे, यानी कि ऊँट में ये भाग पाए जाएंगे, गाय में 4 भाग पाए जाएंगे, ऊँट में ये 3 ही भाग पाए जाएंगे। इसमें रुमन, रेटिकुलम और अबोमेजम भी पाया जाएगा, ये जो ओमेजम है वह नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ओमेजम का काम सिर्फ इतना ही रहता है कि वो भोजन का स्टोर करता है। ठीक है, और उसका कोई कार्य नहीं है। रुमन जो भी जुगाली करेगा उसमें रुमन पाया जाएगा, और रेटिकुलम जुगाली की शुरुआत ही रेटिकुलम से होती है, तो रेटिकुलम तो पाया ही जाएगा। अबोमेजम जहाँ पर वास्तव में पाचन होता है, जहाँ पर भोजन का पाचन होता है उसको बोलेंगे हम अबोमेजम, इसलिए अबोमेजम तो दोनों में ही पाया ही जाएगा। उसके बाद हम अरुमंती जानवर लेके, तो अरुमंती जानवर में सिर्फ एक ही अमाशय होता है जिसको हम नॉर्मली अमाशय ही बोलते हैं। अब अरुमंती में एक ही अमाशय रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। ठीक है, जैसे हम बोलते मोनो, डाई, ट्राई, क्वाड, हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। मोनो यानी कि एक, जिसमें एक रुमन होता हो, ठीक है, सॉरी एक अमाशय
होता है, यानी कि अरुमंथी में सिर्फ अमाशय का एक ही भाग होता है जिसको हम अमाशय ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम मोनोगैस्ट्रिक। और जो रुमंथी और आभासी जानवर है जिनमें अमाशय के बाद 3 से ज़्यादा है, उनको हम बोलेंगे पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। इनको हम बोलेंगे पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स, ठीक है। यानी कि जिन जानवरों में अमाशय के 3 से ज़्यादा भाग हैं, उनको हम लेंगे पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल की कैटेगरी में, ठीक है। अब देखेंगे इनके उदाहरण, यानी कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा जानवरों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। एक तो अमाशय के भाग के हिसाब से कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं हम जुगाली के हिसाब से। जुगाली रुमंथी जानवर में जुगाली होगी, आभासी रुमंथी में भी जुगाली होगी और अरुमंथी में भी जुगाली होगी। अब दोनों में जुगाली हो रही है तो इन्होंने में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इसमें इतना है कि अमाशय के जो भाग रहते हैं वो रुमंथी जानवर में 4 रहेंगे, आभासी रुमंथी में 3 रहेंगे, ठीक है। और कौन कौन से रहेंगे रुमंथी जानवर? तो रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और ओबोमेजम रुमंथी जानवर में उपस्थित रहेगा। और आभासी जो रुमंथी रहता है उसमें रुमन, रेटिकुलम और ओबोमेजम ही उपस्थित रहता है, ओमेजम इसमें नहीं पाया जाता। और अगर रुमन के 3 चंबर या उससे ज़्यादा रहेंगे तो हम उसको पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर अमाशय का एक ही भाग है तो हम उसे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से इनके उदाहरण हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन से जानवर इनकी कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, रुमंथी जानवर की कैटेगरी में कौन कौन से जानवर आएंगे। तो इसमें आएगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन, ठीक है। यानी कि इन जानवरों में अमाशय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। और आभासी रुमंथी में हम किन किन जानवरों को लेंगे? तो ऊँट, लामा, अल्पका और विकुना, ठीक है। इसमें मेनली करके जो इंडिया में और जो अपने राजस्थान में जो पाया जाता है वो मेनली करके ऊँट ही रहता है। यानी कि आभासी रुमंथी में हमने मेनली करके ऊँट ही गिनना है, ठीक है। और अरुमंथी जानवरों में जिनमें अमाशय का एक ही भाग रहता है, जो मेनली अमाशय ही बोलते हैं, उसमें कितने कौन कौन से जानवर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घोड़ा, गधा, खच्चर, फिर कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और सूअर, ठीक है। घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और सूअर इन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यानी कि रुमंथी जानवर हम किसे बोलेंगे? तो रुमंथी जानवर बोलेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक और मिथुन, जिनके अमाशय के 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। आभासी रुमंथी हम किसे बोलेंगे? तो ऊँट, लामा, अल्पका और विकुना, जिसमें से जो भारत में पाया जाता है वो ऊँट ही रहता है। मेनली हमारे राजस्थान में भी ऊँट ही पाया जाता है, ठीक है। और अरुमंथी जिसके अमाशय में सिर्फ एक ही चैम्बर है, जो मेनली अमाशय हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन से जानवर आएंगे? तो उसमें घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और सूअर, ठीक है। ये जानवर उसमें आएंगे। मेनली जो मनुष्य रहता है वो भी यूँ मानो तो अरुमंथी में ही आएगा, क्योंकि उसके भी जो अमाशय रहता है वो एक ही भाग रहता है, उसमें भी कोई अलग भाग नहीं रहता, तो सिर्फ अमाशय को अमाशय ही बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक तो टोटल समझ में आपको आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें अगर कोई दिक्कत हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस तो अभी नहीं हो पाएगी, तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर दूसरी वीडियो में दूंगा, यानी कि अगली जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तब उस क्वेश्चन का या फिर डाउट का आंसर मैं दे पाऊंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने जो अभी पढ़ा कि रुमंथी जानवर और आभासी रुमंथी जानवर के जो अमाशय में 3 और 4 भाग होते हैं तो उनको पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम कि रुमंथी जानवर और अरुमंथी जानवरों में अमाशय के रुमंथी जानवर एवं अरुमंथी जानवरों में अमाशय के 2 या 2 से अधिक भाग होने के कारण उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स, पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल, ठीक है। पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल बोलेंगे हम, या पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल की कैटेगरी में हम उसे रखेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अरुमंथी जानवरों में अमाशय का सिर्फ एक भाग होने के कारण, उन्हें क्या बोलेंगे, तो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, उन्हें हम बोलेंगे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे कि आभासी रुमंथी और अरुमंथी और मुर्गी के जो अमाशय रहते हैं उनके भाग कितने कितने रहते हैं, ठीक है। यानी कि अमाशय के भाग के हिसाब से हम देखेंगे। तो अमाशय के भाग, चैम्बर या पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है। तो जो रुमंथी जानवर होते हैं उसमें अमाशय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम, ठीक है। और जो आभासी रुमंथी होते हैं, आभासी रुमंथी जानवर, ठीक है, इनमें अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो 3। इनमें ओमेजम एब्सेंट रहता है, ओमेजम एब्सेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर अरुमंथी ले ले तो अरुमंथी जानवर, ठीक है, अरुमंथी में अमाशय के सिर्फ एक ही भाग रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कि मुर्गी या फिर पोल्ट्री लेंगे, उसमें अमाशय के 2 भाग रहते हैं, ठीक है। मुर्गी में अमाशय के 2 भाग रहते हैं। पहला रहता है प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा रहता है वेंट्रिकुलस, जिसको हम बोलेंगे गिजार्ड,
ठीक है। यानी कि अगर अमाशय के पार्ट के हिसाब से देखें तो रुमंती जानवरों में 4 रहेंगे, आभासी रुमंती में 3 रहेंगे, जिसमें ओमेजम एब्सेंट रहेगा। और अरुमंती जानवर है उनमें सिर्फ एक ही अमाशय रहेगा। और पोल्ट्री जो रहती है यानी कि जो मुर्गी रहती है उसमें अमाशय के 2 भाग रहेंगे। पहला रहेगा प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा रहेगा वेंट्रिकुलस, और वेंट्रिकुलस को ही बोलेंगे हम गिजार्ड। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि रुमंती जानवर है, मतलब रुमंती जानवरों और आभासी रुमंती जानवरों में अबोमेजम को ही ट्रू स्टमक या फिर ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अबोमेजम में ही ट्रू स्टमक क्यों कहेंगे? ट्रू स्टमक कहेंगे क्योंकि इसमें अबोमेजम में ही वास्तविक पाचन होता है। और ग्लैंडुलर स्टमक क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। तो लिखेंगे हम रुमंती जानवर एंड आभासी रुमंती जानवरों में अबोमेजम को जो अबोमेजम है उसको ट्रू स्टमक या ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं। ठीक है। यानी कि अबोमेजम यानी कि जो अमाशय का अंतिम भाग जो होता है जहाँ पर पाचन होता है। अब ट्रू स्टमक क्यों कहेंगे? तो यहाँ पर वास्तविक पाचन होता है। तो यहाँ पर वास्तविक पाचन होता है। और ग्लैंडुलर स्टमक क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्रंथियाँ या फिर ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जो पोल्ट्री रहती है या फिर मुर्गी, तो पोल्ट्री में प्रोवेंट्रिकुलस को ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं। ठीक है। जैसे रुमंती जानवर और आभासी रुमंती जानवर में अबोमेजम को ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं। यानी कि ट्रू स्टमक क्यों कहेंगे? तो यहाँ पर वास्तविक भोजन का वास्तविक पाचन होता है। और ग्लैंडुलर स्टमक क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और उसी प्रकार पोल्ट्री में जो प्रोवेंट्रिकुलस रहता है यानी कि अमाशय का जो पहला भाग रहता है उसको ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो यहाँ पर उस भोजन का वास्तविक पाचन होगा और उसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और अगर पोल्ट्री में अगर वेंट्रिकुलस देख ले तो वेंट्रिकुलस को हम बोलेंगे मस्कुलर स्टमक। मस्कुलर स्टमक क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें जो मजबूत मांसपेशियाँ उसमें पाई जाती हैं। ठीक है। तो पोल्ट्री में वेंट्रिकुलस को मस्कुलर
स्टमक कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर स्टमक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि जो रुमंती जानवर और आभासी रुमंती जानवर है वहाँ उनमें अबोमेजम जो रहता है उनको ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक पाचन होता है और ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और पोल्ट्री में जो प्रोवेंट्रिकुलस कुछ रहता है उसको ट्रू स्टमक और ग्लैंडुलर स्टमक कहेंगे। और जो पोल्ट्री में जो वेंट्रिकुलस रहता है उसको मस्कुलर स्टमक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कठोर या फिर मजबूत मांसपेशियां पाई जाएगी जो भोजन को पीसने का काम करेगी। ठीक है, यानी कि जो पचित भोजन अगर जो बच गया, जो बचा हुआ भोजन है उसको भी पीसने का काम करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आभासी जुगाली किसे कहेंगे। ठीक है, आभासी जुगाली किसे कहेंगे? तो अगर मान लो ऊँट है, ऊँट को हम आभासी रुमंती बोलेंगे पर उसमें आभासी जुगाली नहीं होती है। ठीक है, आभासी जुगाली किस में होगी? तो आभासी जुगाली खरगोश में होगी। जो मान लो कि आभासी ऊँट को हम आभासी रुमंती तो मानते हैं पर उसमें आभासी जुगाली नहीं होगी। आभासी जानवर में वास्तविक जुगाली होगी, यानी कि ऊँट में वास्तविक जुगाली होगी। तो हम छठा हमारा पॉइंट है कि आभासी जुगाली। आभासी जुगाली को हम बोलेंगे सूडो रूमिनेशन। सूडो रूमिनेशन या फिर इसको हम बोलेंगे कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया। ठीक है, अब आभासी जुगाली, सूडो रूमिनेशन या कोप्रोफेजिया। मेनली कोप्रोफेजिया का क्या मतलब है? कोप्रो मतलब मल या अपशिष्ट पदार्थ और फेजिया का मतलब खाना। ठीक है, यानी कि मल को खाना, उसको बोलेंगे हम कोप्रोफेजिया। अब कोप्रोफेजिया की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। ठीक है, कोप्रोफेजिया यानी कि अगर जानवर के द्वारा मल को या अपशिष्ट पदार्थ को खाया जाए। ठीक है, यानी कि जानवर के द्वारा मल, गोबर या अपशिष्ट पदार्थों को खाना। अपशिष्ट पदार्थ को खाना। एग्जाम्पल लेंगे हम, तो एग्जाम्पल में आएगा खरगोश। ठीक है, खरगोश एक ऐसा जानवर है जिसमें आभासी जुगाली पाई जाती है, जो अपना ही मल खुद खाता है। ठीक है, अब बोलोगे कि हमने तो कभी देखा ही नहीं या फिर किसी ने देखा भी होगा, तो जो खरगोश रहता है वो जो मल खाता है वो रात के समय ही खाएगा। यानी कि जो दिन में जो मल रहेगा वो थोड़ा कठोर रहेगा और रात का जो मल रहेगा वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, इसलिए वो रात का मल ही खाएगा। अब क्यों खाएगा? तो अगर वो मल नहीं खाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जब मेडिसिन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में भी लेंगे। बस यहाँ पर इतना याद रखो कि आभासी जुगाली का मतलब क्या होता है और आभासी जुगाली किस में पाई जाती है, और मेनली कोप्रोफेजिया, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कोप्रोफेजिया के हिसाब से ही आएगा। यानी कोप्रोफेजिया किस में पाया जाता है? कोप्रोफेजिया खरगोश में पाया जाता है। उसका मतलब क्या है?
तो जानवर द्वारा खुद के ही मल को या फिर मल को खाना, उसको बोलेंगे हम कोप्रोफेजिया। और ये किस में पाया जाएगा? तो खरगोश में पाया जाएगा। ठीक है, अब ऊँट एक आभासी रुमंती जानवर है। आभासी रुमंती जानवर है, पर उसमें वास्तविक जुगाली होती है। क्योंकि कोई तो ऐसा भी कंफ्यूज होगा कि अगर ऊँट जो है वो आभासी रुमंती है तो उसमें ही आभासी जुगाली पाई जाएगी। ऐसा नहीं है, ऊँट में जो जुगाली पाई जाएगी वो वास्तविक जुगाली ही पाई जाएगी। यानी कि ऊँट जो है वो एक ट्रू रूमिनेंट्स है जिसमें वास्तविक जुगाली पाई जाती है। वो आभासी जुगाली जो पाई जाएगी वो बोलेगी खरगोश को। ठीक है, यानी कि कोई चिंगम चबा रहा है उसको भी हम आभासी जुगाली बोल सकते हैं, यानी जिसका मुंह चलता रहता है उसको आभासी जुगाली हम कह सकेंगे। ठीक है, मुंह का चलना इसलिए यूं मत समझ लेना कि जो बोल रहा है वो नहीं, जो चबा रहा है, जो कुछ खा रहा है पूरे दिन। अब यूँ मान लो कि कोई तानसेन खा रहा है वो भी जुगाली ही कर रहा है, कोई विमल खा रहा है वो भी जुगाली ही कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गाय में चैम्बर, मतलब गाय में जो उसके आमाशय के जो भाग रहते हैं वो आयतन के हिसाब से किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा 9वां। गाय में या फिर रुमंती जानवर में, गाय में या आप समझ लो या फिर रुमंती जानवर पूछ लो। गाय में आमाशय के भागों का आयतन के हिसाब से, आमाशय के भागों का आयतन या ले लो वॉल्यूम के हिसाब से अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि जो गाय में या फिर रुमंती जानवरों में जो आमाशय का जो भाग रहते हैं वो साइज के हिसाब से कैसा रहेगा? तो साइज के हिसाब से अवरोही क्रम। अब कोई तो इसमें भी कंफ्यूज रहता है कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं हूँ वागड़ क्षेत्र से, तो हमारे वागड़ी भाषा चलती है, तो जो उल्टा रहता है उसको हम बोलते हैं वागड़ी भाषा में अवरोह यानी कि अवरोही। ठीक है, यानी कि हमारी भाषा में हम जैसे बोलते हैं उधर हम उल्टा को हम बोलेंगे अवरोह। मैंने जैसे याद किया था वो बता रहा हूँ, मैं उल्टा को बोलेंगे अवरोह। तो अवरोह को हम, मतलब जो अवरोही रहता है या फिर उल्टा रहता है उसको हम बोलते हैं अवरोह। अब आपके हिसाब से देख लेना का अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम और आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अब हम देखेंगे कि अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा जो रहेगा वो रहेगा रूमन, उससे छोटा जो रहेगा वो रहेगा अबोमेजम, उसके बाद अगर छोटा रहेगा तो वो रहेगा ओमेजम, उससे छोटा अगर रहेगा तो वो रहेगा रेटिकुलम। यानी कि अगर आमाशय के भाग देख ली, सबसे बड़ा रहेगा रूमन, उसके बाद रहेगा अबोमेजम, उसके बाद रहेगा ओमेजम, उसके बाद रहेगा रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका जो आयतन रहेगा वो रहेगा 80%। ठीक है, इसका जो आयतन रहेगा वो रहेगा 6 से 7%। इसका आयतन भी लगभग 6 से 7% रहता है और रेटिकुलम का आयतन रहता है 5%। तो ये रहेगा आमाशय का सबसे बड़ा भाग, आमाशय का
सबसे बड़ा भाग, इसको आप 70 से 80 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये रहेगा सबसे छोटा भाग। ठीक है, यानी कि अगर आयतन के हिसाब से अगर हम आमाशय के भाग देखें तो सबसे बड़ा रहेगा रूमन, उसके बाद रहेगा अबोमेजम, उसके बाद रहेगा ओमेजम, उसके बाद रहेगा रेटिकुलम। सबसे बड़ा भाग रहेगा रूमन और सबसे छोटा भाग रहेगा रेटिकुलम। और अगर भोजन के फ्लो के हिसाब से, यानी कि भोजन किस क्रम में जाता है उसके हिसाब से अगर देखें तो भोजन के फ्लो के हिसाब से आमाशय के भाग, गाय में आमाशय के भाग, गाय में आमाशय के भाग, ठीक है। यानी कि भोजन किस हिसाब से, मतलब किस क्रम में आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट जो भाग रहेगा वो रहेगा रूमन, उसके बाद रहेगा रेटिकुलम, उसके बाद जाएगा ओमेजम में, ओमेजम, उसके बाद जाएगा अबोमेजम में, ठीक है। यानी कि अगर आयतन के हिसाब से पूछे, यानी कि कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो बोलेंगे रूमन, उससे छोटा बोलेंगे अबोमेजम, उससे छोटा बोलेंगे ओमेजम, और उससे छोटा बोलेंगे या फिर सबसे छोटा बोलेंगे रेटिकुलम। रूमन लगभग 70 से 80% तक रहता है, अबोमेजम का आयतन लगभग 6 से 7 रहता है, और ओमेजम का भी लगभग 6 से 7 रहता है, यानी कि इन दोनों का आयतन लगभग सेम रहता है। और रेटिकुलम का आयतन 5% रहता है। और अगर भोजन के फ्लो के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए तो हम सबसे जो पहला भाग रहेगा वो रहेगा रूमन, रूमन में सबसे पहले भोजन आएगा, उसके बाद जाएगा रेटिकुलम में, उसके बाद जाएगा ओमेजम में, और उसके बाद जाएगा अबोमेजम में। अगर रूमन थी जानवर में आमाशय के भाग भी अगर क्रम से भी पूछ ले तो वो भी यही क्रम रहेगा, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। और भोजन का जो फ्लो रहेगा वो भी इसी प्रकार से ही रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में तो इसको बोलेगा, इसको यूं भी बोल सकता है कि प्रथम भाग, इसको बोल सकता है द्वितीय भाग, द्वितीय भाग, इसको बोलेगा तृतीय भाग, और इसको बोलेगा चतुर्थ भाग। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस हिसाब से आएगा, या तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग या चतुर्थ भाग, उस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। या फिर इनके जो अलग नाम है, दूसरे नाम है, वो पूछ सकता है। वो हम आगे फिजियोलॉजी में उनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना ही याद रखो कि उनका आयतन किस प्रकार होता है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा रहता है, और किस प्रकार भोजन का फ्लो होता है, या फिर किस प्रकार उनकी जो रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक तो रहता है फोरगट फर्मेंटर और दूसरा रहता है हाइंडगट फर्मेंटर। अब इनको क्या क्या बोलेंगे वो समझेंगे। 11 पॉइंट है हमारे पास। फोरगट फर्मेंटर और दूसरा है हाइंडगट फर्मेंटर। अब फोरगट यानी कि पहले, फोरगट यानी कि हम बोलते हैं ना फोर आर्म्स, यानी कि आगे की तरफ, ठीक है। और
फर्मेंटर यानी कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। अब यहाँ पर यूँ कोई नहीं बोलेगा कि फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले ही न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है कि फर्मेंटेशन और किण्वन ठीक है एक ही है दोनों। यानी कि फॉरगॉट फर्मेंटर किसे बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरगॉट फर्मेंटर बोलेंगे जिसमें पहले, जिन जानवरों में भी पहले भोजन का फर्मेंटेशन हो, बाद में उनका पाचन हो, ठीक है। अब पहले भोजन का फर्मेंटेशन किस जानवर में होता है, तो जिस जानवर में भी रुमन उपस्थित होता है, जिस जानवर में भी अमाशय के 4 चैम्बर होते हैं जिनमें रुमन उपस्थित होता है, ठीक है। अब उसमें ऊँट भी आ जाएगा क्योंकि ऊँट में भी रुमन उपस्थित होता है, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया रहती है वो रुमन में ही होती है। तो फॉरगॉट फर्मेंटेशन हम बोलेंगे जिस किसी जानवर में भी भोजन का पहले फर्मेंटेशन होता है और बाद में उसका पाचन होता है, उसको हम फॉरगॉट फर्मेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे कि जिन जानवरों में भोजन का पहले फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है या फिर किण्वन होता है, फिर पाचन होता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन कहाँ पर होगा, रुमन में, ठीक है। यानी कि जिन जानवर में पहले किण्वन होगा, उसके बाद पाचन होगा। पाचन कहाँ पर होगा, ये होगा अबोमेजम में, ठीक है। यानी कि जिन जानवरों में पहले फर्मेंटेशन या फिर किण्वन होता है उसके बाद पाचन होता है, उनको बोलेंगे हम फॉरगॉट फर्मेंटर। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से आएंगे, जिन रुमन उपस्थित होगा वो सभी जानवर इसमें आएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं कि रूमिनेंट्स, जितने भी रूमिनेंट्स है यानी जितने भी रुमंती जानवर है वो सब इन्हीं में आएंगे। और रहेगा स्यूडो रूमिनेंट्स, स्यूडो रूमिनेंट्स यानी कि जितने भी आभासी रुमंती जानवर है वो भी इनमें आएगा, ठीक है। यानी कि पहले तो इनमें किण्वन होगा, बाद में उनका पाचन होगा, यानी कि बाद में डाइजेशन होगा, बाद में भोजन का डाइजेशन होगा। और इसी की फॉर्म में एक दूसरा है हाइंडगट, हाइंड फर्मेंटर, ठीक है। एक फॉर्म हम फॉरगॉट और हाइंडगट, हम एक फॉर्म ऐसे भी बोलेंगे कि फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, यानी कि फोर लिम्ब यानी कि आगे के पैर, हाइंड लिम्ब मतलब पीछे के पैर, ये हमारे आगे भी एनाटोमी में ये फॉर्म आएगी, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे हम हाइंडगट फर्मेंटर, यानी कि जिसमें पहले भोजन का पाचन होगा उसके बाद पाचन होगा। यानी कि जिन जानवरों में पहले भोजन का पाचन होगा, पहले भोजन का पाचन होगा, ठीक है। अब वो पहले भोजन का पाचन किस में होगा, तो ये होगा स्टमक में ही। यानी कि जिन जानवरों में सिर्फ एक ही अमाशय का एक ही भाग है उनमें ये पाया जाएगा। यानी कि जिन जानवरों में पहले भोजन का पाचन होगा और बाद में फर्मेंटेशन होगा, वो आएंगे हाइंडगट की कैटेगरी में। इनका एग्जाम्पल जिन जानवरों में भी एक अमाशय का एक ही भाग होता है, ठीक है, उनमें ये होगा। तो
जो बड़ी आंत के जो लास्ट भाग रहते हैं, बड़ी आंत का जो भाग रहेगा वो रहेंगे एक तो सीकम और दूसरा रहेगा कॉलन। ठीक है, जो बड़ी आंत के जो लास्ट पार्ट रहते हैं यानी कि लास्ट भाग, बड़ी आंत में भी लास्ट भाग रहेंगे, उसमें आएगा सीकम और कॉलन। सीकम और कॉलन में ही इनका किण्वन होगा। ठीक है, कौन कौन से जानवर आएंगे इसमें, तो घोड़ा और खरगोश। ठीक है, इसमें आएगा घोड़ा और खरगोश। तो वापस देखेंगे फॉरगट फर्मेंटर किससे कहते हैं। फॉरगट फर्मेंटर इसे कहेंगे या ऐसे जानवर आएंगे जिनमें पहले भोजन का फर्मेंटेशन हो, फिर बाद में उसका पाचन हो। फर्मेंटेशन कहाँ पर होगा, तो रूमन में। पाचन कहाँ होगा, तो अबोमेजम में। उसमें कौन से जानवर आएंगे, तो जितने भी रूमिनेंट्स जानवर हैं और जितने भी सूडो रूमिनेंट्स जानवर हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। और हाइंडगट फर्मेंटर किसे कहेंगे, तो जिन जानवरों में पहले भोजन का पाचन होगा, उसके बाद किण्वन होगा, यानी कि जिस भी जानवर में अमाशय का सिर्फ एक ही भाग है वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और पाचन कहाँ पर होगा, तो पाचन होगा स्टमक में ही, यानी कि एक ही जो अमाशय का भाग है। और फर्मेंटेशन कहाँ होगा, तो कॉलन और सीकम में, जो कि बड़ी आंत का लास्ट वाले भाग है। इनके एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो घोड़ा और खरगोश। ठीक है, घोड़ा और खरगोश इसकी कैटेगरी में आएगा, यानी कि इसमें वो आएंगे जिसके अमाशय के 4 चैम्बर है और इसमें वो आएंगे जिसमें अमाशय का एक ही चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम यहीं तक क्लास लेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जब भी हमारी लाइव क्लास जुड़ेगी तब कर सकते हो। मैं कमेंट का आपके जो कमेंट करोगे उसका आंसर अगर हो सके तो अगली वीडियो में दिया करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका प्यार यूँ बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वेटरनरी फैमिली में आप जितना हो सके उतना आगे शेयर करते जाओ, क्योंकि मेरा बस यही उद्देश्य रहेगा कि कोई भी बच्चा वेटरनरी फील्ड में, जो कोई भी बच्चा जिसको बेसिक सीखना चाहेगा वो सीख सकता है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं। थैंक यू।